अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 13 जो है उस तक क्वेश्चन किए थे, 5, 6 और 7 को छोड़कर। आज हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 15 और 16, 14 भी नहीं करनी हमने, 15 और 16 में एक जैसा इशू ही है। तो 15 और 16 में हम 16th क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी। 16 में वो जो इशू मैंने बताया जो क्वेश्चन नंबर 15 में है, उसके अलावा भी एक दो चीज़ें समझने वाली हैं। तो इस वजह से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवा रहा हूँ ताकि 15 करने में आपके लिए आसानी हो जाए। तो पहले तो आप ये देखें भाई कि इनमें क्या कॉमन इशू है जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया है आपको करवाना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ चुका है, पास पेपर में। तो क्या इशू है जी इसमें? देखें, आपने ये सीखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हुए कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होती है, ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री हो, और लेस होती है जी एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री। ओपनिंग ऐड होती है और एंडिंग इन्वेंट्री लेस होती है। अच्छा जी, इसी तरह ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड होती हैं, या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होता है और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस लेस होता है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। अगर आप रिमाइंड करें तो ऐसा ही है। उसके बाद हमने ये देखा भाई ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड होती हैं। मैंने तरतीब से लिख रहा हूँ, आप ये स्टेटमेंट में जिस जगह पर आती हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड होती हैं और एंडिंग फिनिश गुड्स लेस होती हैं। अच्छा जी, अब मतलब एक दफ़ा आप ओपनिंग को ऐड करते हैं, फिर आप एट द सेम टाइम एंडिंग को लेस कर देते हैं। तो एक ऐड का इफ़ेक्ट है, एक लेस का इफ़ेक्ट है। बात ज़रा समझिएगा। अब होता ये है कि आप ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री को ऐड करते हैं किसमें? परचेजेस में। तो आ जाता है जी मटेरियल अवेलेबल। फॉर यूज़। एंडिंग लेस करते हैं तो आ जाता है जी डायरेक्ट मटेरियल यूज़। यहाँ हम यहाँ पर लिखना है जी मटेरियल यूज्ड। इसी तरह ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होता है, किस में ऐड किया जाता है? जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है ये आप ऐड करते हैं जी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। तो आपके पास आ जाती है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें से आप एंडिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। इसी तरह ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड होती हैं जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है। इसमें से एंडिंग फिनिश गुड्स लेस होती हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। अब ज़रा ये फंक्शन समझिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास परचेजेज हैं 1 लाख, इसमें आपने ओपनिंग ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री है 50,000 और एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री है 60,000। ये लेस होनी है, ओपनिंग ऐड होनी है, एंडिंग लेस होनी है। इन दोनों पे फोकस रखें। देखें, परचेजेस में ओपनिंग ऐड होगी तो परचेज आ जाएंगी 1,50,000, एंडिंग लेस होंगी तो आएगा 90,000। आप ज़रा फंक्शन समझें कि 1 लाख जो परचेजेस हैं इसमें हमने 50,000 को ऐड किया और 60,000 को माइनस कर दिया। 1 लाख में 50,000 ऐड हुआ, 1,50,000 आ गया, उसमें से 60,000 माइनस हुआ तो 90,000 आ गया। अगर हम इस तरह लिख दें 1,10,000 उसमें से माइनस कर दें डायरेक्ट, तो ये फिर भी 90,000 आ जाता है, क्योंकि
50,000 ऐड करना है और 60,000 माइनस करना है। 50,000 ऐड होने वाली रकम 50,000 है, माइनस होने वाली रकम 60,000 है। तो इसका मतलब है नेट इफ़ेक्ट वो 10,000 माइनस का है, माइनस का इनका नेट इफ़ेक्ट। तो अगर हम 1 लाख में डायरेक्ट 10,000 माइनस कर दें तो फिर भी 90,000 आ जाता है। इसी तरह ये भी समझ लें, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास आती है 2 लाख। इसमें आप ओपनिंग ऐड करते हैं 40,000, एंडिंग लेस करते हैं 30,000। अच्छा अब देखें 2,40,000 आ जाएगा, इसमें से 30,000 माइनस करें तो 2,10,000 आ जाएगा। ऐड होने वाली रकम 10,000 है, 40,000 है और माइनस होने वाली रकम 30,000 है। अगर इसका नेट इफेक्ट देखें, 2 लाख में 40,000 ऐड किया और फिर 30,000 माइनस कर दिया, नेट इफेक्ट देखें क्या बनता है। 40,000 ऐड होना है, 30,000 माइनस होना है, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, 10,000 ऐड का प्लस का। ऐड होने वाली रकम 40,000 है, माइनस होने वाली रकम 30,000 है, तो नेट इफेक्ट 10,000 का हुआ। अगर हम ये डायरेक्ट कर दें 2 लाख में, ये 2 लाख है ना, इसमें अगर 10,000 नेट इफेक्ट डायरेक्टली कर दें तो फिर भी 2,10,000 आ जाता है। समझ रहे हैं बात। एक और दफ़ा प्रैक्टिस कर लें आप। फॉर एग्जांपल आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है 1,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है, 1 लाख, सॉरी ऊपर आपने कैलकुलेट की हुई है 2,10,000, 2,10,000। आप इसमें ओपनिंग ऐड करते हैं वो है 35,000, तो आ जाता है 245,000। इसमें से आप एंडिंग माइनस कर लेते हैं 30,000, तो आपके पास बच जाता है 2,15,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप नेट इफेक्ट देखें तो ऐड होने वाली रकम 35,000 है, माइनस होने वाली रकम 30,000 है। इसका नेट इफेक्ट क्या बना, ऐड होने वाली रकम 35 है, माइनस होने वाली रकम 30,000 है, नेट इफेक्ट बना 5,000 प्लस का। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता 2,10,000 में, हमने 2,10,000 में 35 ऐड किया था, 30 माइनस किया था। अगर नेट इफेक्ट लिखते तो 5,000 हम ऐड कर देते तो ये आ जाता 215। देखिए वही आ गया एग्जैक्टली, जैसे ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल है, इस तरह ये देखें इसके इक्वल है। तो अब से क्या होगा, देखें ओपनिंग और एंडिंग को ज़रा देखें आप ध्यान से। ओपनिंग 50 है, एंडिंग क्या है 60, एंडिंग कितनी ज़्यादा है 10,000। तो इसको हम इस तरह इस स्टेटमेंट की शक्ल में लिख सकते हैं, मटीरियल इन्वेंट्री इंक्रीजेस कितनी 10,000। मैंने इंक्रीजेस का लफ्ज़ क्यों लिखा है, ये ज़रा फॉलो कीजिएगा मेरी बात। इंक्रीजेस का लफ्ज़ क्यों लिखा मैंने, देखें इंक्रीजेस का मतलब है पहले कम थी बाद में ज़्यादा हो गई। पहले 50 थी, बाद में कितनी हो गई 60, मतलब ओपनिंग 50 थी, एंडिंग 60 हो गई, तो 10,000 बढ़ गई ना। ओपनिंग में 50 थी, एंड पर साल के एंड पर कितनी होगी 60,000, तो 10,000 इंक्रीजेस हो गई। देखिए जब इंक्रीज होगी ना इन्वेंट्री तो उसका मतलब होगा एंडिंग बढ़ गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है चीज़ एक स्टेज पर होती है। इंक्रीजेस का मतलब है उसकी नेक्स्ट स्टेज में वो क्या हो गई है, कम हो गई, ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, पहली स्टेज कौन सी ओपनिंग, बाद वाली स्टेज कौन सी एंडिंग। इंक्रीजेस का मतलब है एंडिंग ज़्यादा है। एंडिंग क्या होती है, हमेशा माइनस होती है, तो नेट इफेक्ट किसका होगा, माइनस का। ये देखें जब भी कोई इन्वेंट्री इंक्रीजेस की शक्ल में दी हो ना, ओपनिंग और एंडिंग अलग अलग ना दी जाए। अगर हमें ये अलग अलग ना बताई जाए 50 और 60, हमें सिर्फ इतना बता दिया जाए कि मटीरियल इन्वेंट्री इंक्रीजेस, तो हम समझ जाएंगे भाई इंक्रीज हो गई है, मतलब एंडिंग ज़्यादा हो गई है, तो हमने नेट इफेक्ट इसका करना है माइनस का करना है। तो हम 1 लाख में से डायरेक्ट 10,000 माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं बात। इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें जी, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री क्या हो रही है, पहले ओपनिंग कितनी थी 40, एंडिंग कितनी रह गई है 30,000, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डिक्रीजेस। कितनी 40 थी, 30 रह गई, 10,000 डिक्रीज हो रही है। इस स्टेटमेंट को इस तरह भी लिखा जा सकता है। अच्छा अब इसका नेट इफेक्ट कैसे पता चलेगा, देखें डिक्रीजेस का मतलब एंडिंग कम है,
ओपनिंग ज़्यादा है, कितनी 10,000, ओपनिंग हमेशा ऐड होती है ना, तो अगर ओपनिंग ज़्यादा है इसका मतलब है ऐड होने वाली रकम ज़्यादा है, माइनस होने वाली कम है। डिक्रीजेस का मतलब क्या है, एंडिंग कम हो गई, ओपनिंग ज़्यादा, ओपनिंग हमेशा ऐड होती है, ऐड होने वाली रकम ज़्यादा हो तो नेट इफेक्ट इसका हो जाता है ऐड का। तो ये देखें ऐड हमने 2 लाख में 10,000 ऐड किया, 2,10,000 आ गया। तो अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 16 और 15 जो मैंने बताया, उसमें इन्वेंट्री जो है ना सम अप टू सम एक्सटेंट, समटाइम मटेरियल की इन्वेंट्री ओपनिंग एंडिंग गिवन नहीं होगी, लिखा होगा मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय, या वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री नहीं होगी बल्कि लिखा होगा चेंज, इतना इंक्रीज हुआ इतना डिक्रीज हुआ। मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि अगर इंक्रीज होगी तो नेट इफेक्ट माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीजेस का मतलब होता है एंडिंग बढ़ गई है, और एंडिंग हमेशा क्या होती है, माइनस होती है, उसका बढ़ना माइनस का इफेक्ट ले आएगा। जबकि डिक्रीजेस का मतलब क्या है कि एंडिंग कम है, ओपनिंग ज़्यादा है, डिक्रीज हो गई है ना, एंडिंग डिक्रीज हो गई है, ओपनिंग ज़्यादा, तो ओपनिंग का नेट इफेक्ट क्या होता है, ऐड का, तो हमने नेट इफेक्ट ऐड का लिख देना। तो जब भी कोई इन्वेंट्री ओपनिंग एंडिंग ना दी हो बल्कि डिक्रीजेस की शक्ल में दी हो तो उसका नेट इफेक्ट ऐड का हो जाएगा। और अगर किसी भी इन्वेंट्री के बारे में लिखा हो जी इंक्रीजेस तो उसका नेट इफेक्ट माइनस का हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, याद करने का तरीका भी सही देख लें। फिर कॉन्सेप्ट सुने, इन डिक्रीजेस का मतलब इन्वेंट्री कौन सी हो सकती है, मटेरियल की भी तो पता होना चाहिए ना आपको, मटेरियल की भी हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस की भी हो सकती है, और फिनिश गुड्स की भी हो सकती है। अगर डिक्रीजेस होगी तो मतलब डिक्रीज हो गई है ना, एंडिंग कम हो गई है, ओपनिंग ज़्यादा है, ओपनिंग हमेशा ऐड होती है तो नेट इफेक्ट ऐड का हो जाएगा। अगर लिखा हो इन्वेंट्री इंक्रीजेस, इंक्रीजेस का मतलब है एंडिंग ज़्यादा हो गई है, एंडिंग हमेशा माइनस होती है तो नेट इफेक्ट माइनस का हो जाएगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट था जो आपको बताना था। अगर याद करना चाहते हो तो इस तरह याद कर लें कि जो इन्वेंट्री डिक्रीज होगी उसे ऐड कर देना है, जो इन्वेंट्री इंक्रीज होगी उसे माइनस कर देना है। कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया, याद करने का तरीका भी आपको बता दिया। क्लियर है जी? अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं, उसे करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 मैं करवाने जा रहा हूँ जी, 15 ऑटोमेटिकली हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ नासिर कॉरपोरेशन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2003 कैलकुलेट फॉलोइंग। ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट एट नॉर्मल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल एंड एट एक्चुअल। तो ये कन्वर्जन कॉस्ट का ये भी आप इस क्वेश्चन में सीखेंगे। फिर एक और रिक्वायरमेंट भी है जी, आप ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालें, रेशो निकालें, परसेंटेज निकालें ऑन सेल्स। पांचवी एक और रिक्वायरमेंट भी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट निकालें। तो कोई मसला नहीं है जी, ये भी हम कर लेंगे पांचों रिक्वायरमेंट्स इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले देखेंगे आपके पास क्या गिवन है जी। आपके पास दो तरह का मटेरियल गिवन है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। मैं अभी जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जी वो मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों के बारे में, क्योंकि परचेजेज जो है ना वो मटेरियल ए की भी गिवन है, बी की भी गिवन है, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग एंडिंग मटेरियल ए की भी गिवन है और मटेरियल बी की भी गिवन है। डायरेक्ट लेबर आपको गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल गिवन है, एफओएच एक्चुअल भी टोटल गिवन है, मटेरियल ए टोटल मतलब प्रोडक्ट गिवन है। लिखा हुआ है इंक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर, वर्क इन प्रोसेस में इजाफा हुआ। अब ये नहीं बताया हुआ ओपनिंग एंडिंग कितना है, ऐसे बताया हुआ जी इंक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर, 40,000 इंक्रीज़ हो गई है। तो मैंने बताया जब इंक्रीजेस का इफेक्ट होगा ना तो इसका मतलब होगा नेट इफेक्ट वर्क इन प्रोसेस का माइनस हो जाएगा। फिर लिखा हुआ जी डिक्रीज इन फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000, डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज का मतलब एंडिंग कम हो रही है, ओपनिंग ज़्यादा है, ओपनिंग क्योंकि हमेशा ऐड होती है तो नेट इफेक्ट ऐड का हो जाएगा। सेल्स गिवन है जी आपको 4 लाख। ठीक है जी, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं जी। इस क्वेश्चन में दो किस्म का मटेरियल है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 जब आप करेंगे उसमें एक ही तरह का रूटीन का मटेरियल है, वो बड़ा इजीली आप लोग कर लेंगे। तो नासिर कॉरपोरेशन का क्वेश्चन है दिसंबर 31, 2003, नासिर कॉरपोरेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट
for the year ended 31st December 2003. स्टूडेंट साथ साथ प्रिपरेशन करते जाएं, मैं बार बार हर लेक्चर में समझा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं इस लिहाज से कि आपने जो ऑनलाइन पढ़ लेना है, इसको दोबारा से समझाने का टाइम नहीं मिलेगा। पहले ही हम अपनी रूटीन की स्पीड से स्लो चल रहे हैं। अगर आपकी क्लासेस अब तक हो रही होती तो हम अब तक ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके होते, क्योंकि रूटीन से क्लासेस होनी थी। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल। अब ये जो ओपनिंग मटेरियल होगा, ये मटेरियल ए और मटेरियल बी, इसमें ऐड करनी है जी हमने परचेज़ भी हमने मटेरियल ए और मटेरियल बी की। लेस करना है जी मटेरियल एंडिंग, वो भी इसी तरह ए का भी और बी का भी। जब हम ओपनिंग में परचेज़ ऐड करेंगे और एंडिंग को लेस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर, इट कम्स प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे। कौन से वाला? याद है ना, मैंने बताया था एक्चुअल और अप्लाइड दोनों गिवन हो तो हम अप्लाइड वाला लिखेंगे। तो आपके पास आ जाती है जी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब देखें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होना था, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस होना था, लेकिन क्योंकि आपके पास ओपनिंग एंडिंग नहीं है, क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस। तो मैंने बताया था इंक्रीज होना कोई इन्वेंट्री तो वो लेस हो जाती है। इंक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, क्योंकि ओपनिंग एंडिंग नहीं है तो नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो नेट इफेक्ट का मैंने आपको समझाया था, अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही हो तो इसका मतलब होता है एंडिंग ज़्यादा हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो एंडिंग क्योंकि हमेशा माइनस होती है तो नेट इफेक्ट माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वो जो ओपनिंग एंडिंग को इफेक्ट करने के बाद आता था ना, वो डायरेक्ट आ जाएगा। फिर हमने इसमें इसके बाद ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस एंडिंग फिनिश गुड्स। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग एंडिंग अलग अलग नहीं दिया हुआ, फिनिश गुड्स डिक्रीज लिखी हुई है। तो जब डिक्रीज लिखी हो तो क्या करना है? ऐड करना है। तो जब आपने डिक्रीज इन फिनिश गुड्स को ऐड कर लेना है तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कौन सी? एक्चुअल नहीं आई। वजह? क्योंकि हमने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड लिखी है, एक्चुअल नहीं लिखी। तो ये आएगी नॉर्मल। नॉर्मल में हम ओवर और अंडर अप्लाइड का इफेक्ट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी एक्चुअल। ठीक है जी। अब ओवर है या अंडर है ये भी हमें चेक करना पड़ेगा, बाद में भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री है जी मटेरियल ए की 15,000, मटेरियल बी की 3,000, परचेजेज हैं जी मटेरियल ए की 80,000, मटेरियल बी की 67,000,
एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री है जी, मटेरियल ए की 7000 और मटेरियल बी की 8000, ये दोनों लेस होनी है, तो आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। इसको कैलकुलेट करते हैं जी, देखते हैं कितनी डायरेक्ट मटेरियल यूज कितना आएगा जी आपके पास। तो आएगा जी 15 प्लस 3 18 प्लस 147 80 और 60 आ जाएगा 147,000। इसमें से माइनस हो जाएगी जी 15,000, 7 और 8 15,000 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आ जाएगा 1,50,000। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ के बाद हमने इसमें ऐड करनी है डायरेक्ट लेबर, वो है 70,000। तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 2,20,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है जी, कितना है 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। देख लें क्वेश्चन में, शाबाश। 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर का मतलब है जितनी डायरेक्ट लेबर है ना उतनी ही FOH अप्लाइड है। इन दोनों को ऐड कर दें तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 2,90,000। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है इंक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में इंक्रीज हो रहा है 40,000 का। इंक्रीज को मैंने कहा था लेस करना, क्योंकि इंक्रीज का मतलब एंडिंग ज़्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी 2,50,000। सही हो गया जी। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के बाद आपने अब इसमें फिनिश गुड्स का इफेक्ट लिखना है। फिनिश गुड्स का भी आपको नेट इफेक्ट बताया हुआ है। डिक्रीज इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री मैंने बताया था, डिक्रीज वाले को आपने ऐड कर देना, क्योंकि डिक्रीज का मतलब एंडिंग कम है, ओपनिंग ज़्यादा है, तो ये नेट इफेक्ट ऐड का हो जाएगा 30,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉर्मल आ जाएगी 2,80,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअल भी निकालनी है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा जी कि ये क्या ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं जी वर्किंग पर। वर्किंग में हमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड भी लिखनी है और अप्लाइड भी लिखनी है, फिर देख पता चल जाएगा इजीली कि ये ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है। देखें जी, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है 80,000, और अप्लाइड आपने कितना किया है 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर के इक्वल 70,000। अब मुझे खुद देखकर बताएं, इन दोनों का फर्क है 10,000 का। ये ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है। देखें अब एक्चुअल था ना 80, अप्लाइड कितना है 70, इसका मतलब है अप्लाइड कम है, आपने कम अप्लाई किया है। दिस इज कॉल्ड अंडर अप्लाइड। आपने अप्लाई कम किया है, कम लिखा है। तो भाई जो कोई चीज़ कम लिखी जाए, अंडर अप्लाइड हो, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अंडर अप्लाइड हमेशा ऐड होता है, मैंने बताया था। ओवर अप्लाइड हो तो माइनस हो जाता है। ऐड अंडर अप्लाइड, कम अप्लाई किया हुआ है, मतलब आपने 70 लिखा हुआ जबकि एक्चुअली 80 है, तो 70 का मतलब है 10,000 कम है ना, तो ऐड कर देंगे जी। अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवर हेड 10,000। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्चुअली आ जाएगी 2,90,000, 2,90,000। अब आप ज़रा क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट की तरफ जाएं ना अगर, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी है देखें जी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्राइम कॉस्ट, ये देखें प्राइम कॉस्ट 2,80,000। मैं लिख भी देता हूँ आपको। फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जैसा कि आप जानते हैं कि ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का सम है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का सम करके प्राइम कॉस्ट आई 2,20,000। एक रिक्वायरमेंट ये हो गई। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में समझें अब क्या होती है। देखें प्राइम का मतलब तो हो गया बुनियादी कॉस्ट, ये किसके इक्वल है, मटेरियल और लेबर के। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब ये है कन्वर्ट करने वाली कॉस्ट। तो जिस तरह प्राइम कॉस्ट होता है ना मटेरियल और लेबर का सम, कन्वर्जन कॉस्ट इज अ सम ऑफ डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अब उसने पूछा भाई कन्वर्जन कॉस्ट निकालें नॉर्मल वाली,
नॉर्मल का मतलब ये है उसमें फैक्ट्री ओवरहेड कौन से वाला ले लेना है, नॉर्मल, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपके पास दोनों एफ ओ एच है ना। क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट नॉर्मल निकालनी है तो हम उसमें एफ ओ एच भी नॉर्मल ही लिखेंगे। कन्वर्ट करने की कॉस्ट, देखिए मटेरियल को दो चीज़ें कन्वर्ट करती हैं फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल को दो चीज़ें कन्वर्ट करती हैं फिनिश गुड्स में, एक लेबर और एक फैक्ट्री। लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड इन दोनों का सम, लेबर कितनी है जी 70,000, फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है नॉर्मल वो भी 70,000, तो कन्वर्जन कॉस्ट आ गई 1,40,000। ये क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट भी हो गई। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट देखें क्या है। थर्ड रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताएं नॉर्मल भी और एक्चुअल भी। ये देखें थर्ड रिक्वायरमेंट आपके सामने है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नॉर्मल भी है 2,80,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्चुअल भी है, ये भी मैं लिख देता हूँ आपके सामने। CGS एक्चुअल भी है और CGS नॉर्मल भी है। CGS एक्चुअल कितनी है 2,90,000, नॉर्मल कितनी है 2,80,000। लेंगे ये भी हो गया। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट या रेशो किसके इक्वल है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्वेश्चन में हमें नेट सेल्स तो गिवन है नेट सेल्स है 4 लाख, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, CGS। सेल्स हैं 4 लाख की, CGS आपने फाइंड आउट की है 2,90,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गई 1,10,000। सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट CGS माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी परसेंटेज ले लें आप। ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 27.5%। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेट आपके पास आ गया। सही हो गया जी। अब फिफ्थ रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो लिखा हुआ है जी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बताएं, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स के हिसाब से, कहता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी बताएं। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब ऑन कॉस्ट आपने फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है जी, सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। दिस कॉस्ट मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है 1,10,000। कॉस्ट कितनी है ये देखें, CGS आपने फाइंड आउट की है 2,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट को जब आप कॉस्ट से डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आ जाएगा कॉस्ट के हिसाब से। होप सो कि आप फॉलो कर रहे होंगे, साथ साथ नोट कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स जो भी है अल्टीमेटली पेपर आप लोगों ने देना है, आपने अपने फ़ायदे के लिए पढ़ना है, ना कि किसी टीचर से डर के, घर वालों से डर के पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली लॉस आपका ही होगा। यू हैव टू बियर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सेम ये जो ओपनिंग और एंडिंग का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, या मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, उनके इफ़ेक्ट्स अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। 16 में कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट भी थी, कन्वर्जन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था,
फिर ओवर और अंडर अप्लाइड की एडजस्टमेंट भी थी, फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल भी था, ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट भी था। 15 में ऐसा कुछ नहीं है, 15 आप लोग कीजिएगा और इनसे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन नंबर नीचे लिखी हुई हैं वो भी कीजिएगा, ताकि आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। आप देख रहे हैं हर रोज़ हम जो लेक्चर डिस्कस करते हैं ना, उसमें कोई ना कोई नई चीज़ है। कॉस्ट अकाउंटिंग का यही तो इशू है कि इसमें एक एक चैप्टर में कई कई तरह के क्वेश्चन हैं। हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसी टेक्निक है जो सीखेंगे तो क्वेश्चन आगे चलेगा, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। दैट्स वाई कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना वो थोड़ी टेक्निकल इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें एक एक चैप्टर में कई कैटेगरीज़ के क्वेश्चन हैं, तो साथ साथ करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगी तैयारी, आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये फ़ायदा भी है कॉस्ट अकाउंटिंग का कि एक चैप्टर ख़त्म हुआ, एक क्वेश्चन पेपर में कन्फर्म हो गया, 2 चैप्टर हुए, 2 क्वेश्चन कन्फर्म हो गए। इसी तरह आपका 100 मार्क्स का पेपर बड़ा ईजीली अटैम्प्ट हो जाता है। अगर आप कंप्लीट चैप्टर में कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जिसको आप इग्नोर कर दें कि भाई हम इसको नहीं करते, इसके बगैर ही चैप्टर कर लेते हैं, तो ऐसा कोई चांस नहीं है आपके पास। ठीक है जी, इसी के साथ मैं अपना लेक्चर जो है वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।